Very good morning to all of you students. As you know that we were discussing about the Mauryan Empire, the social conditions under the Mauryan Empire यानी मौर्य काल में सामाजिक दशा के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे संयुक्त परिवार के बारे में, स्त्रियों की दशा के बारे में, और जो जाति प्रथा उस समय प्रचलित थी उसके बारे में, और दास प्रथा के बारे में। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट हम लेने जा रहे हैं मौर्य काल में सामाजिक दशा के बारे में, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय के लोगों के आमोद प्रमोद के क्या साधन थे, यानी मनोरंजन के क्या साधन थे। व्हाट वर द मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। तो देखिए, प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में लोग अपना मनोरंजन करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो उस समय जो मनोरंजन के साधन थे, बहुत सारे साधन थे, जैसे कि लोग त्योहार जो होते थे उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। नृत्य संगीत में वो काफ़ी रुचि रखते थे, और लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से नाटक उस समय खेले जाते थे, और कई प्रकार के खेल तमाशे भी हुआ करते थे। जैसे आज के समय में भी अब शहरों में तो कम, गांव में कुछ तमाशे वगैरह वाले आ जाते हैं, जैसे नृतक हैं, गायक हैं, वादक हैं। उस समय नृतक, गायक, वादक और विभिन्न प्रकार की, वादक यानी विभिन्न प्रकार की बोलियां जो है बोलने वाले लोग, और जैसे कि सर्कस में आप देखते हैं कि रस्सी पर चलने वाला जो तमाशा होता है, या जो मदारी होता है, मदारी तो अक्सर गांव में फिरते हैं। तो इस तरह से कला के माध्यम से लोग अपना ये लोग लोगों का मनोरंजन करते थे। और ऐसे जो लोग होते थे उनको राज्य की तरफ से एक आज्ञा पत्र, या जिसे कह सकते हैं लाइसेंस, लेना पड़ता था। मतलब वो ऐसे ही अपने जगह जगह जाकर और बिना पूछे, सरकारी तंत्र से बिना पूछे वो ये काम नहीं कर सकते थे। उनको आज्ञा लेनी पड़ती थी, यानी एक तरह से लाइसेंस लेना पड़ता था। उस समय लोग जुआ और शतरंज के काफ़ी शौकीन थे। ये काफ़ी लोकप्रिय था लोगों में। और अनेक प्रकार की दौड़ें, जैसे घोड़ों को दौड़ाना, या रथ दौड़, या हाथियों की दौड़, इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ उस समय हुआ करती थी। मनुष्य और पशुओं का युद्ध, यानी मल्ल युद्ध, जैसे कुश्ती होती है, इसी तरह से पशुओं को भी लड़वा कर जो है उनसे भी मनोरंजन किया जाता था। लेकिन क्या था कि अशोक के काल में, जैसे कि आप जानते हो कि अशोक जो है अहिंसा का पुजारी हो गया था अपने जब कलिंग युद्ध लड़ने के पश्चात। तो फिर उसने क्योंकि इस मल्ल युद्ध में हिंसा होती थी, ठीक है, खून वगैरह निकलता था और मारपीट होती थी, तो उसने जो है अपने काल में इन हिंसात्मक गतिविधियों के कारण इस मल्ल युद्ध यानी कुश्ती को बंद करवा दिया था। और इसके स्थान पर अशोक ने धार्मिक समारोह की प्रथा चलाई, और जो युवक होते थे वो तैराकी और तीरंदाजी, नौका दौड़, नौकाओं को दौड़ाया, मतलब नौकाओं को पानी में चलाया जाता था, वो भी एक तरह से दौड़ होती थी। वो भी मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट था। जैसे साउथ इंडिया में तो आज भी ये होता है, आपने देखा होगा कभी टीवी पे, बहुत बड़ी बड़ी नौकाएं होती हैं, और उसमें कई सारे लोग बैठ जाते हैं और वो चप्पू चलाते हैं बहुत तेज तेज, आपने कभी देखा हो। तो इस तरह से ये नौका दौड़ होती थी, तीरंदाजी होती थी, जो तैराकी होती थी, और गेंद का खेल भी होता था, जैसे बॉल है, लड़कियां जो है इसमें स्त्रियां भाग लिया करती थी। और जो उच्च वर्ग था, जैसे भाई शासक वर्ग है, राजा, तो वो अपने मनोरंजन के लिए शिकार खेला करता था। ठीक है, तो ये सब दीज वर द मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट, या मनोरंजन के ये साधन उस समय प्रचलित थे। समाज की अगर हम बात करें तो इसमें ये जानना जरूरी होगा कि लोगों का रहन सहन और उनका खान पान किस प्रकार का था। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि, तो देखिए, मौर्य काल में लोग सूती, ऊनी, रेशमी तीनों प्रकार के वस्त्र धारण किया करते थे। जो आम जन होते थे, यानी साधारण लोग, उनके जो वस्त्र हैं वो बड़े सादा होते थे। लेकिन जो उच्च वर्ग से संबंधित लोग होते थे, उनके जो वस्त्र होते थे, जैसे खासकर राजाओं के या राजकुमारों के,
उन पर सोने चांदी और बहुमूल्य रत्न जो है जड़े होते थे उनके कपड़ों पर। और जो पुरुष होते थे वो प्रायः पगड़ी बांधा करते थे। और महिला और पुरुषों दोनों को आभूषण पहनने का बहुत उस समय शौक था। आभूषण जो है सोने चांदी और विभिन्न प्रकार के जो रत्न होते हैं, जैसे आज भी आप देखते हो कि लोग अंगूठी मूंगा धारण करते हैं या नीलम पत्थर धारण करते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्थर, ठीक है, रत्न, और हाथी दांत की बनी हुए जो आभूषण होते थे उनको धारण किया करते थे। उस काल के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो चावल, गेहूं, सब्जियां और फल होते थे। दूध और दूध से बनी वस्तुओं का वो प्रयोग किया करते थे और विभिन्न प्रकार के शरबतों का भी प्रयोग किया जाता था। ज़्यादातर लोग उस समय मांस खाया करते थे, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव में आकर बहुत से लोगों ने मांस खाना कालांतर में बंद भी कर दिया था। और जैसे कि हमें विभिन्न स्रोतों से पता लगता है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो देखिए बौद्ध धर्म तो अहिंसा सिखाता है, तो उसने अपने रसोई घर में, अपने रसोई खाने में उसने भोजन के लिए मारे जाने वाले पशुओं पर कुछ दिन उसने प्रतिबंध लगा दिया था। और जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो मद्यपान यानी मदिरा, शराब भी पिया करते थे, ठीक है। तो ये हमने बात की अभी मनोरंजन की और वेशभूषा और भोजन के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है शिक्षा यानी एजुकेशन ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स। तो देखिए मौर्य काल में अधिकांश लोग शिक्षित होते थे, आपको ये जान के आश्चर्य होगा। और ये बात हमें कैसे पता लगती है? ये बात हमें ऐसे पता लगती है कि अशोक ने अपने जो राज्याधीश थे, जो उसने स्तंभ लेख, शिलालेख खुदवाए, उस स्तंभ लेखों पर जनता के लिए कुछ नियम लिखा करता था, लिखवाया करता था। और वो चाहता था कि जनता जो है उन नियमों का पालन करे। तो उन नियमों का पालन तो तब करेगी जब जनता उसको पढ़ेगी, उसको समझ में आएगा। और ये जो मैंने आपको बताया कि शिलालेखों के माध्यम से, स्तंभ लेखों के माध्यम से, गुफा लेखों के माध्यम से अशोक अपने जो विचार थे, जो अपनी शिक्षा थी, वो सब लोगों तक पहुंचाना चाहता था। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को पढ़ना लिखना आता हो। तो इन सब बातों से तो यही जाहिर होता है कि उस समय लोग बहुत शिक्षित थे, ठीक है। अब सामान्य शिक्षा जो उस समय दी जाती थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी, और इसके अतिरिक्त बौद्ध मठ होते थे, विहार होते थे। गुरुकुलों में ब्राह्मण शिक्षा दिया करते थे, मठों में, विहारों में जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो शिक्षा दिया करते थे। उस समय तक्षशिला, उज्जैन और बनारस ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला में तो आप जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वयं वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी, चाणक्य उसको ले गया था। बनारस, ठीक है, काशी, उस समय काशी के नाम से प्रसिद्ध था। उज्जैन या उज्जैनी, जो कि आप जानते हो कि पश्चिमी प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। उज्जैनी या उज्जैन एक ही बात है। तो ये शिक्षा के विख्यात केंद्र थे, और ये ऐसे केंद्र थे जो कि विश्व में प्रसिद्ध थे। दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। आप जानते हो कि मौर्य काल में विभिन्न समितियां होती थी, और एक समिति ऐसी होती थी जो कि विदेशों की देखभाल करती थी। तो विदेशों से जो लोग आते थे वो राजदूत भी होते थे और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी भी हुआ करते थे। तो ये जो मतलब आप ये कह सकते हो, ये विश्वविख्यात विश्वविख्यात यूनिवर्सिटीज थी, ये विश्वविद्यालय थे, ये विश्वविख्यात।
जगह जगह से विद्यार्थी इसमें पढ़ने आया करते थे, और इनमें प्रवेश जो होता था वो बहुत कठिनाई से मिलता था। जैसे आज भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें प्रवेश बड़ा मुश्किल होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल होता है। बट दे आर वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़, पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्टडी इन दीज यूनिवर्सिटीज़। तो इनका जो प्रोसीजर होता है एडमिशन का वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही उस समय उनका ये स्तर था, ठीक है, इन विश्वविद्यालयों का। और इनमें क्या शिक्षा दी जाती थी? देखिए, जो ब्राह्मण जो शिक्षा गुरुकुलों में दिया करते थे, या जो मठों में विहारों में जो शिक्षा दी जाती थी, दैट वाज बेसिकली कन्फाइंड टू रिलीजियस एजुकेशन। वो ज़्यादातर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी इनमें। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें तो मुख्तलिफ विषयों पर शिक्षा दी जाती थी, जैसे विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति और ज्योतिष, व्याकरण, गणित, बहुत से विषय जो है इसमें पढ़ाए जाते थे। और प्रसिद्ध इतिहासकार, देखिए ये बात बहुत मायने रखती है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, कि जो प्रसिद्ध इतिहासकार था डॉक्टर विंसेंट आर्थर स्मिथ, वी.ए. स्मिथ, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मौर्य काल में भारत के लोग अंग्रेजों के समय के भारत के लोगों से अधिक शिक्षित थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहाँ की बात कर रहे हैं हम, किस समय की बात कर रहे हैं, सोचिए आप। हम बात कर रहे हैं मौर्य काल की, जो कि 322 से 185 ईसा पूर्व था। लगा लीजिए आज से लगभग 2200 साल पहले, ठीक है। तब लोग इतने शिक्षित थे कि इतने, अंग्रेज जब भारत में राज कर रहे थे, आप जानते हो कि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल राज किया, कि तब लोग इतने शिक्षित नहीं थे अंग्रेजों के समय में जितना कि मौर्य काल में लोग शिक्षित थे। तो इससे पता लगता है कि उस समय शिक्षा का काफी रुझान था लोगों में। लेकिन हाँ, स्त्रियों को शिक्षा मतलब नहीं दी जाती थी। आपने स्त्रियों की दशा के बारे में वो पढ़ा था। अब सामाजिक जीवन में लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है लोगों का नैतिक स्तर, पीपल्स मोरालिटी। हम सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं तो हम ये भी जान रहे हैं कि लोग नैतिक तौर पर जो है कितने अच्छे थे या बुरे थे। तो देखिए, मेगास्थनीज जो बाहर से आया था, यूनान से आया था भारत में मौर्य काल में, वो लिखता है कि लोगों का जो नैतिक स्तर था वो बहुत श्रेष्ठ था, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। लोगों का जीवन बहुत सादा और पवित्र होता था। सामाजिक नियम और सामाजिक नियमों का पालन करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। सत्य प्रिय लोग हुआ करते थे। चोरी की घटनाएं बहुत कम होती थी। यहाँ तक कि लोग अपने घरों के ताले भी मतलब नहीं लगाते थे, घरों को खुला छोड़कर चले जाया करते थे। उनको कोई जो है इसकी चिंता नहीं रहती थी कि पीछे से उनका घर में चोरी हो जाएगी। और लोगों का जो लेन देन होता था ना, जैसे मान लो किसी ने किसी से कोई धन लिया या कोई प्रॉपर्टी ली, तो वो सब मौखिक होता था। मतलब भाई ठीक है, मुझे तुझसे ये इतने पण या पैसे चाहिए, मान लो 20 पण मैंने ले लिए, तो बस जबान दे दी, बस बात खत्म। कोई लिखित नहीं हुआ करता था। लोग न्यायालयों में बहुत कम जाया करते थे। न्यायालय होते थे, आपने सब पढ़े, द्रोणमुख वगैरह ये सब आपने पढ़े, लेकिन बहुत कम जाया करते थे लोग। अतिथियों का बहुत सत्कार किया जाता था, जैसे कि भारत में हमेशा से ही किया जाता रहा है। वृद्धों को बहुत सम्मान दिया जाता था। और लोग, बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो मदिरा पान किया करते थे, पाप करने से डरते थे, और उन्हें परलोक की चिंता रहती थी कि अगले लोक में उनको कैसा जीवन मिलेगा। वो इसी जीवन, जो यही लोक में जो उनके कर्म हैं वो ही निर्धारित करेंगे। बाकी लोग बहुत दानी होते थे, उदार थे और दयालु थे। तो ये मौर्य काल के लोगों का सामाजिक जीवन। इसके बाद अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, वो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। थैंक यू।